प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार आप सबको। आज हम कुछ प्रश्नों के साथ आपके पास एक छोटा वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग बहुत जल्दी में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कैलोरी का मान होता है, एक कैलोरी का मान होता है। आपके पास ऑप्शन है 4.2 जूल, 4200 जूल, 4186 जूल, 4.186 जूल। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर इसका जनरली 4.2 जूल माना जाता है कैलोरी का मान, लेकिन एग्जैक्ट मान जो होता है 4.186 जूल होता है। क्योंकि यहाँ चॉइस में आपके पास 4.186 जूल है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा 4.186 जूल, 4.186 जूल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर ये 4.186 जूल नहीं रहे तो हम एक कैलोरी का मान 4.2 जूल मानते हैं। हाँ, अगर एक किलो कैलोरी रहता तो इसका मान होता 4200 जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। आपके पास ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, उसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तीसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी सी चॉइस है आपके पास, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन न्यूक्लियर रिएक्शन कह सकते हैं इसको। और डी चॉइस है आपके पास अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो आपका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है, यहाँ पर आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। यानी एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें नाभिक टूटते हैं, एक नाभिक टूट करके अलग अलग तत्व में, अलग अलग छोटे छोटे नाभिक में बदल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। और यदि छोटे छोटे नाभिक मिल करके बड़ा नाभिक में बदल जाता है तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन अथवा इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है उसमें मुख्य रूप से हम लोग नाभिकीय संलयन की उपयोग करते हैं। इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के अणु आपस में संलयन क्रिया के पश्चात जुड़ करके हीलियम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। और हीलियम अणु बदल जाता है, प्लस एक न्यूट्रॉन भी बनता है, विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, जिसका उपयोग हम लोग हाइड्रोजन बम के रूप में करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि हाइड्रोजन बम में जो संलयन अभिक्रिया को कराने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए उसके अंदर एक छोटा सा एटम बम रखा जाता है। एटम बम को विस्फोट हो करके वो ऊर्जा पैदा किया जाता है। तो ये एटम बम बना करके ही हम हाइड्रोजन बम बना पाते हैं। ठीक है, तो एटम बम के बिना हाइड्रोजन बम बनना संभव नहीं है। अच्छा, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जानते हैं, सूर्य पर भी सूर्य जो ऊर्जा मुक्त कर रहा है वहां भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, विखंडन अभिक्रिया नहीं हो रही है। कौन सा अभिक्रिया हो रही है? नाभिकीय संलयन। और ये हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये मिल करके क्या किसमें बदल जा रहे हैं? हीलियम में बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसी से हमें विशाल मात्रा में ऊर्जा, जो जितने भी तारे हैं या सूर्य हैं वो इसी कारण से ऊर्जा मुक्त करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका को चीनी के घोल में, गाढ़े चीनी के घोल में डुबा दिया जाए तो क्या होगा कोशिका का? तो क्या होगा? आपके पास चॉइस है, कोशिका फूल जाएगा, बी है सिकुड़ जाएगा, सी है अथावत रहेगा, डी है इसमें से कोई नहीं या नन। तो देखिए, यदि आप कोशिका के विषय में जानते हैं, कोशिका जो होता है उसके अंदर जो मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्म होता है या जीव द्रव्य होता है वो तरल पदार्थ है। और उसके जो बाहर का जो झिल्ली होता है जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में एक विशेषता होती है प्रासरण क्रिया की।
इसमें प्रासरण क्रिया क्या होती है, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में रखा दिया जाए और दोनों तरफ अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग सांद्रता वाले तरल पदार्थ रखे जाते हैं। तो तरल पदार्थ की सांद्रता यानी जल की सांद्रता समझ सकते हैं इसको। जल की सांद्रता जिधर अधिक होगा और जल की सांद्रता जिधर कम होगा तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, यानी जल की मात्रा जिधर ज्यादा है और जिधर कम है तो अधिक जल वाला भाग कम जल वाले की तरफ जाता है। यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न में है चीनी के घोल में किसको डुबा दिया गया है, सेल को यानी कोशिका को। तो कोशिका के अंदर जो अभी तरल पदार्थ है वो उतना गाढ़ा नहीं है, यहाँ पर गाढ़ा चीनी का घोल है। तो यहाँ पर जो गाढ़ा चीनी के घोल में तरल की मात्रा कम है, तरल की मात्रा कम है और जो सेल के अंदर जीव द्रव्य में तरल की मात्रा अधिक है। इसीलिए कोशिका का तरल प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से चीनी की घोल की तरफ बाहर आएगा। कोशिका के अंदर का द्रव को बाहर निकलने से वो संकुचित हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा और इस तरह के प्रासरण को हम लोग कहते हैं बाह्य प्रासरण या इक्जोओस्मोसिस। ठीक है, तो इक्जोओस्मोसिस होगा। अगर यही उल्टा स्थिति होता कि अगर ये परिश्रुत जल में यानी डिस्टिल्ड वाटर में अगर किसी कोशिका को डुबा दिया जाए तो क्या होगा, परिश्रुत जल से जो है और जल किसके अंदर जाएगा, कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर गाढ़ा पदार्थ होते हैं तो ये जल जाएगा और कोशिका इस स्थिति में पूरा फूल जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में उसको कहते हैं इंडोस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर चीनी की घोल में तरल का पदार्थ कम है, इसलिए कोशिका का तरल पदार्थ चीनी की घोल की तरफ आ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे बाह्य ओस्मोसिस या इक्जोओस्मोसिस। और इस तरह के इक्जोओस्मोसिस के कारण ही कोशिका का जो आकार है वो संकुचित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगा, यानी आंसर होगा बी, कोशिका सिकुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग होने का कारण होता है। खैरा रोग क्या है और क्या कारण है, तो इसका चॉइस देखिए, फास्फोरस की कमी, ए, बी कैल्शियम की कमी, सी नाइट्रोजन की कमी, डी जिंक की कमी। तो देखिए खैरा रोग है क्या, खैरा रोग धान में पत्ती जो उसका होता है एक चित्ती चित्तीदार हो जाती है, यानी ब्राउन कलर का दाग धब्बा हो जाता है, ब्राउन कलर का भूरे रंग का धब्बा हो जाता है और पत्ते मुरझाने लगते हैं, बालियां नहीं निकल पाती है, धान खराब हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं खैरा रोग। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये कारण है उसका कारण होता है जिंक की कमी। जब अगर सॉइल में, मृदा में, मिट्टी में जिंक की मात्रा कम हो जाती है तो ये चित्ती रोग जो धान में है वो होता है, इसी को खैरा रोग कहते हैं। इसका आंसर होगा जिंक की कमी। अगला क्वेश्चन है, हृदय का अध्ययन किसके अंदर होता है। चॉइस है आपके पास, ए कार्डियोलॉजी, बी डेंड्रोलॉजी, सी मोलेकोलॉजी और डी ओलेरी कल्चर। तो देखिए कार्डियक शब्द जो बना है वो इसका मीनिंग होता है हृदय, तो इसीलिए कार्डियोलॉजी का मतलब है हृदय विज्ञान। तो इसका आंसर होगा ये कार्डियोलॉजी। बाकी जो शब्द हैं उसको समझ लीजिए। डेंड्रोलॉजी मतलब होता है वृक्ष का अध्ययन या वृक्ष एवं उसके झाड़ी वगैरह, इस तरह का जो वृक्ष का अध्ययन या झाड़ी का अध्ययन को हम लोग कहते हैं डेंड्रोलॉजी। मोलेक्योलॉजी ये जो मोलस्का होता है, मोलस्का का अध्ययन को हम लोग मोलेक्योलॉजी कहते हैं। ठीक है, मोलस्का वर्ग के जो जीव होते हैं उसके बाहर में तो कैल्शियम का कवच होता है लेकिन अंदर में बड़ा ही मुलायम जीव होता है। मोलस का शब्द होता है मुलायम, कोमल, और इसी से इसका जो वर्ग रखा गया है, इस संघ का नाम दिया गया है मोलस्का। तो मोलस्का के अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं मोलेकोलॉजी। एक होता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर एक कल्चर है, मतलब कृषि का एक प्रकार है जिसमें सब्जी उत्पादन का विशेष वैज्ञानिक तरीके का अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं। धन्यवाद, ये बहुत ही उपयोगी है, आप लोग इसको देखिए, बराबर वाच करते रहिए। हम सिलेक्टेड प्रश्नों को चयनित करके प्रश्न पूछते हैं। धन्यवाद आप लोग को।